मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया, देखो आंखें खोल कर रहा है। भले होगी सबके लिए ग्रीन टॉप विकेट, बट नॉट फॉर करुण नायर। डियर क्रिकेट, गिव मी वन मोर चांस। डियर क्रिकेट ने चांस दिया पर फिर ड्रॉप हुए, पर फिर दोबारा डियर क्रिकेट ने एक और चांस दिया। तो इस मैच में एक बहुत ही शानदार 50 के साथ उन्होंने 9 साल बाद अपना क्रिकेट में कमबैक कर दिया। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टेस्ट मैच रिकैप विद द गली क्रिकेटर्स। पिछले कुछ टेस्ट में देखा गया है, स्टार्ट्स तो मिल रहे थे करुण नायर को, पर वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। 40s पे जा रहे थे, 30s पे जा रहे थे, पर आज फाइनली 50s पे पहुंच गए हैं। और हम चाहते हैं कि ये इस 50 को 100 पे कन्वर्ट करे और इंडिया को बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाके खड़ा कर दे। और इंडिया इस मैच में जहाँ पे भी खड़ा है वो सिर्फ करुण नायर के दम पे खड़ा है, क्योंकि 200 में से तो 50 रन तो करुण नायर के अकेले के। तो भाई पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो, क्योंकि आज 9 साल बाद करुण भाई ने, जब उनसे सबसे ज़्यादा सबको ज़रूरत थी, उस दिन अपना कमबैक करके सारे हिटर्स का मुंह चुप करा दिया है। क्योंकि ये पिच मेरे हिसाब से पूरी सीरीज़ की सबसे तगड़ी पिच थी। और ख़ास करके जब इंडिया के आज लगभग पूरा टॉप ऑर्डर फेल हो गया, तो भाई ने वहाँ पे खड़े होके इंडिया को एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुँचाया। तुम लोग ऐसे ही अपनी आंखें झुका के खड़े रहना, लेकिन मैं गांव जाकर अपने बाबा की आंख से आंख मिलाकर जरूर बोलूंगा कि मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं, वो भी अकेले। बॉल थोड़ी सी इधर उधर क्या हुई, बैट्समैन भी सारे इधर उधर हो गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पूरे इंडिया के फर्जी यूट्यूबर्स कह रहे हैं। सो गाइस, मैं तो यही कहना चाहूँगा, बी पेशेंस रखो। अभी इंग्लैंड ने भी बैटिंग करनी है और ये बहुत इजी विकेट नहीं है बैटिंग करने के लिए। इस सीरीज़ का, जैसे नितिन भाई ने बोला, ये सबसे टफ विकेट है। भले आज करुण नायर ने 50 मार के कमबैक कर दिया है, पर कायदे से देखा जाए तो आज तो जगह अभिमन्यु ईश्वरन की बनती थी, क्योंकि करुण नायर को 3 टेस्ट मैचेस में चांस दे दिया था, तो एक मैच तो ईश्वरन का भी बनता था। बट वेरी सैड फॉर हिम। अब पता नहीं ये क्यों हो रहा है, या ये ख़राब कोचिंग है, ख़राब कैप्टेंसी है, या ईश्वरन ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे नेट्स में। ये तो हमारे बड़े उस्ताद गंभीर साहब ही बता सकते हैं। भाई मेरे तो समझ नहीं आ रहा है कि कुलदीप, अर्शदीप और ईश्वरन ने ऐसा क्या किया है कि गंभीर भाई उनको एक भी मौका देने को तैयार ही नहीं है। पूरी सीरीज में बैठा के रखा हुआ है। या तो उन्होंने गंभीर भाई की न्यूड्स देख लिए हैं, या फिर कोई गंभीर भाई का छोटा मोटा प्लॉट हड़प लिया है। तभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि गंभीर भाई अपनी पूरी दुश्मनी निकालने में तुले हुए हैं तीनों के साथ। भाई गौतम गंभीर ने कुलदीप को नहीं खिलाया, वो तो मैं चलो मानता हूँ, क्योंकि आज पिच कुलदीप यादव को खिलाने लायक नहीं थी। अगर उनको चांस देना था तो पहले 4 मैच में दे सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई पिचेस थी पहले 4 मैच में। और देखा जाए तो कायदे से अर्शदीप सिंह का भी आज डेब्यू बनता था। उनका डेब्यू तो शायद पिछले मैच में हो जाना था, वो तो अंशुल काम्बोज आ गए और अनफॉर्चुनेटली अर्शदीप इंजर्ड हो गए। पर आज तो होना था। पर मुझे लगता है जीजी को प्रसिद्ध के साथ कुछ अलग ही रासलीला रचानी है, और हम कब से देखते आ रहे हैं इन्होंने अर्शदीप के साथ क्या किया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में उस बेचारे को दुबई घुमाने ले गए, या उसको इंग्लैंड घुमाने ला रखे हैं। अब पता नहीं कभी कराएंगे उसका डेब्यू। हर्षित राणा को तो इनने ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में ही जाते डेब्यू दे दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप को शायद वो व्लॉगिंग के लिए लेके गए हैं, तो टीम के व्लॉग्स दिखा कि टीम क्या क्या कर रही है, पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए। और मेरे को तो समझ नहीं आया आज भी उन्होंने क्या टीम खिलाई है। ऐसी ग्रीन पिच देख के पता नहीं किस मुंह से उन्होंने 3 फास्ट बॉलर खिलाए। अगर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला ले तो क्या हो जाता। भले आप एक टेस्ट मैच जीत जाओ, पर मैं इस सीरीज़ के पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला लो। ओवरसीज़ कंडीशन में नहीं खिलाओगे तो कहाँ खिलाओगे? इंडिया की जैसे पिचों में खिलाओगे 4 फास्ट बॉलर? इंडिया में तो वैसे भी स्पिन चलती है, तो वहाँ खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जहाँ खिलाने थे वहाँ खिला नहीं रहे हो। तो मुझे तो लग रहा है वेस्ट इंडीज़ इंडिया का टूर करने वाली है, तो मुझे लग रहा है वहीं के लिए इनने फास्ट बॉलर्स बचा के रखे हुए हैं। भाई यही नहीं, उसने पिछले मैच में देखा था, जबकि सुंदर भाई ने पंत की जगह 5वें पे आके इंडिया के लिए इतना अच्छा मैच बताया और एक 100 भी मारा। पर इस मैच में वापस उसने वही गलती कर दी। जो फॉर्म में बंदा, उसको डाउनग्रेड कर दिया, और जो अपना पहला मैच खेल रहा है इंग्लैंड में, उसको ऊपर भेज दिया। तो मेरे हिसाब से तो उसका ऊपर बनता था आज भी, और जुरेल शायद 6ठे या 7वें पे खेल सकता था। तो भाई लास्ट मैच के ड्रॉ से याद आया कि कुछ लॉकडाउन किड्स कह रहे थे कि हम ये वाला ड्रॉ अपने बच्चों को या अपने पोतों को दिखाएंगे। अब उन लॉकडाउन किड्स को कौन बताए कि 2021 में इंडिया ने सिडनी में क्या ड्रॉ किया था। वो ड्रॉ तो इस ड्रॉ के सामने कुछ है भी नहीं। और थोड़ा अगर तुम पीछे चले जाओ तो 2015 में जिस सीरीज़ में विराट कोहली पहली बार कैप्टन बने थे, वो वाला सिडनी टेस्ट भी क्या ड्रॉ किया था इंडिया ने। तो रील में क्रिकेट देखने वाले लॉकडाउन किड्स को लग रहा है कि ये बहुत ही तगड़ा ड्रॉ था। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि
अच्छा नहीं था। इंडिया के लिए बहुत अच्छा था कि इंडिया मैच जीत गई, पर जितनी इसकी ओवर हाइप करी जा रही कि क्या ड्रॉ था भाई, क्या था, मैच था, तो इतना वो कुछ है भी नहीं। और इंडियंस तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं मानो जैसे हम उनको 5-0 से वाइट वॉश करके आ गए हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, भाई थोड़ा पेशेंस दिखाओ, अभी सीरीज़ बची है। हमने देख लिया था कि जब गाबा में हमने टेस्ट मैच ड्रॉ किया था, पूरी इंडिया सेलिब्रेट करने लग गया था, फिर क्या हुआ, 3-1 से हम हार के आए वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं कहना चाहूँगा थोड़ा रुको, ये वाला अगर टेस्ट हम जीत गए तो 2-2 से ड्रॉ हो जाएगा, तो हम सेलिब्रेट करेंगे उसके बाद सब मिल के। और भाई आज अपना एक ओपनर ऐसा है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो सोच के बैठ गया कि उसने जो रन बनाने थे इंग्लैंड की सीरीज में वो सारे पिछली सीरीज में बना दिए हैं, और इस सीरीज में वो बस ऐसा पार्ट टाइमर आया है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये सीरीज शुरू करी थी तो बहुत होप दे दी थी इंडियंस को कि ये सीरीज भी उसकी वैसी सीरीज जाएगी जो उसकी होम सीरीज गई थी। पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी तो भाई का पूरा तेल निकल गया है। और आज की इनिंग भी देखें तो भाई बहुत अंडर कॉन्फिडेंस लग रहा था, और लग ही रहा था कि अब एक आध बॉल आने वाली है जो भाई का विकेट लेने वाली है, और वही हुआ। भाई सीरीज शुरू होने से पहले जायसवाल का एवरेज था 55 या 56 समथिंग का, और अब उसका एवरेज हो चुका है 49 पॉइंट समथिंग या 48 के पास। तो अब तो हमारी इंडिया टीम में कोई एक ऐसा बैटर ही नहीं बचा जिसका एवरेज 50 प्लस हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जायसवाल अभी बहुत यंग है, अभी बहुत सीखेगा, और उसको अपना एवरेज मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और हमारे दूसरे ओपनर केएल राहुल, जैसा कि हमने देखा उनने अपने करियर में हमेशा सेकंड इनिंग में ज़्यादा अच्छी पारियां खेली है, तो मैं अभी फिंगर क्रॉस करके रखता हूँ कि वो सेकंड इनिंग में अच्छी पारी खेले, और मैं इस इनिंग में उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और वैसे भी वो प्लेड ऑन हुए, तो प्लेड ऑन कभी कभी बैट्समैन अनलकी रहता है तो हो जाता है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे रन नहीं है, मत दौड़ो। बोला रन आउट हो जाएगा। ए भाई शांति से मैच देखना। भाई मेरा भी यही मानना है, क्योंकि अभी एक इनिंग बची हुई है, और मेरे हिसाब से इस सीरीज में पंत के अलावा जो दूसरा कोई बैट्समैन है जो हर मैच में रन मारा है और हर मैच में एक स्टेबल लगा है, तो केएल राहुल ही है। तो होप वो हमें निराश नहीं करेंगे सेकंड इनिंग में। जिस टाइप के आदमी है ना लाला, उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। और भाई साई सुदर्शन मैच से पहले देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शैडो प्रैक्टिस करते हैं, कभी किताब पढ़ते, कभी नोट्स बनाने लग जाते हैं, फिर वो बॉल को भी ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे देखने लग जाते हैं, और मैच में आके ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसा लगता है कि उनने जितने रन बनाने थे सब आईपीएल में बना दिए, अब कुछ नहीं बनाने उन्होंने। और भाई हमें लो स्ट्राइक रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 200 बॉल में 50 रन भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर खड़े तो रहो, बड़ी इनिंग खेलो। जो मेन चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप नंबर 3 के बैटर, आप बड़ी इनिंग खेल के दिखाओगे अपनी टीम को, और ऐसी टफ सिचुएशन में आके टीम को सेव करोगे। पर साई सुदर्शन के साथ तो यही देखा गया, नाम बड़ा दर्शन छोटे। भाई इससे बढ़िया तो इसके गांव का दूसरा छोरा जो हमारी टीम में सुंदर है वो लग रहा है, क्योंकि जब जब वो बैटिंग करने आया है तो ऐसा लगा है भाई टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बनाया है, एकदम बढ़िया डिफेंस, और जब बॉल लूज आ रही है तो उस पर शॉट भी खेल रहा है, और आज तो भाई का स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। तो मेरे हिसाब से हमें सुंदर को भी अब नंबर 3 कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में और बाकी के पहले पुरानी सीरीज में भी उन्होंने अपनी बैटिंग से प्रूव किया है। और भाई इन्हीं का गुजरात टाइटंस का एक पार्टनर शुभमन गिल आज इतना अच्छा खासा खेल रहा था, फिर वही अपनी गलती की वजह से रन आउट हो गया। तो मुझे तो लग रहा है कमेंट्री बॉक्स में बैठ के सुनील गावस्कर कमला पसंद खा के काला जादू कर रहे थे कि ये मेरा मोस्ट रन इन अ सीरीज़ बाय एन इंडियन कैप्टन वाला रिकॉर्ड ना तोड़ दे। तो मुझे तो लग रहा है उसी का असर हुआ है, अच्छी भली एक इनिंग खेल रहा था और एक और 100 बना के आज रिकॉर्ड बना देता वो, पर अफसोस अब वो जल्दी आउट हो चुका है। तो होप करते हैं सेकेंड इनिंग में कुछ अच्छा करें। और भाई आजकल हम जैसा देख रहे हैं शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, और मेरे हिसाब से ये मिलता रहेगा, क्योंकि जब हमने देखा था विराट कोहली खेलते थे तब भी उनको क्या हेट मिलता था, जबकि विराट कोहली अपनी टीम के लिए इतना परफॉर्म करते थे फिर भी लोग उनको हेट करते थे। तो मेरे हिसाब से हमारे देश में अलग है कि जो परफॉर्म करेगा उसको और ज़्यादा गाली मिलेगी। तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल के साथ भी वही चीज़ हो रही है कि वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको गाली मिल रही है, और मुझे लग रहा है ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। पर मेरे हिसाब से अगर मैं शुभमन गिल को एक एडवाइस दूँ तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आउटसाइड नॉइज़ मत सुनो ज़्यादा, आप इंडिया के लिए बहुत बड़े प्लेयर रहने वाले हो फ्यूचर में, तो अपने गेम पे फोकस करो। हाँ भाई, एक तो हमारी इंडियन टीम ने पता नहीं क्या आदत लगा दी है कि हर एक टेस्ट मैच में एक रन आउट तो होना ही है, क्योंकि हमने देखा था कि लॉर्ड्स वाले मैच में भी जब हमारी अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी तो ऋषभ पंत का वो रन आउट हमें कितना भारी पड़ा, और इस मैच में भी वही लग रहा है कि अच्छी खासी पार्टनरशिप बनते हुए दिख रही थी, तो वैसे हमारा एक और रन आउट हो गया आज। तो उम्मीद है कि ये रन आउट हमें उस मैच की तरह ना चुभे, और उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल अगली इनिंग में इसको भुला के वापस से एक अच्छी पारी खेले और इंडिया के लिए 100 स्कोर करें। भाई देखा जाए तो शुभमन गिल अपने आइडल विराट कोहली को एकदम फॉलो कर रहे हैं।
पहले एमआरएफ का बैट, फिर आउटसाइड एज पे आउट होना, अब रन आउट होना। तो ये चीज़ हमने कोहली के साथ देखी थी जब कोहली का भी करियर नया नया स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बंदे को फॉलो कर रहे हैं और इसी राह में चलना चाहिए उनको। और भाई इस मैच में बेन स्टोक्स भी नहीं खेल रहे हैं, तो रविंद्र जडेजा ने भी बोल दिया कि अब मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं रहा, मैं किससे बेस्ट ऑलराउंडर का कंपटीशन करूं, तो मैं भी नहीं करूंगा अब स्कोर, ना मैं विकेट लूंगा। भाई स्टोक्स इस मैच में भले ही चले गया हो, पर भाई इस मैच से पहले वो 2 मैन ऑफ द मैच लेके गया है और इंग्लैंड को उसने वो 2 मैच जिताए भी हैं। और दूसरी तरफ जडेजा का भी एक मैन ऑफ द मैच पेंडिंग है इस सीरीज का, और मेरे हिसाब से ये बढ़िया मैच है जिसमें स्टोक्स नहीं है, तो बढ़िया मौका है उनके पास, रन भी मारे और विकेट भी लें और मैन ऑफ द मैच जीते। तो भाई इस मैच में जो पंत की जगह आया हमारा ध्रुव जुरैल, उसका भी ये पहला मैच था इंग्लैंड में, तो मेरे देखने में तो बढ़िया लग रहा था। पर वही बात है कि जिस बॉल को खेलना था उसे उसने छोड़ दिया और जिसको छोड़ना था उसे उसने खेल दिया। तो आगे उसे सीखना पड़ेगा, पर जितना खेला सॉलिड लगा। और फाइनली 2 मैच में कीपिंग करने के बाद इस मैच में फाइनली ध्रुव जुरैल को बैटिंग मिली, और जो उनको अंपायर ने आउट दिया, जिस बॉल में वो एक्चुअली आउट हुए उससे पहली वाली बॉल में जो उसको अंपायर ने आउट दिया, तो मेरे को लग रहा वो उसके साथ माइंड गेम खेल गई वाली बॉल, तो उसने अगली वाली बॉल खेल दी, तो वो आउट हो गया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर उनको सिर्फ पंत का रिप्लेसमेंट बन के नहीं रह जाना है इस टीम में, तो उनको बैट से भी स्कोर करना पड़ेगा। और भाई आज जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में एक प्लेयर जो स्टैंड आउट लगा, वो मेरे हिसाब से था इनका गस एटकिंसन, जिसने ना ही सिर्फ बॉलिंग में हमें तंग किया, पर वो जो शुभमन गिल का रन आउट था उसमें भी उसी का हाथ था, और एक अच्छी लाइन लेंथ पकड़ के बॉल डाल रहा था और कंसिस्टेंटली 140 प्लस पे बॉल डाल रहा था। और शुक्र है भगवान का कि ये भाई पहले 4 मैच में नहीं खेला, वरना मेरे हिसाब से ये सीरीज अभी तक हम हार चुके होते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा एटकिंसन। अगर इस सीरीज़ में स्टोक्स के बाद इंग्लैंड का कोई बॉलर बहुत मतलब ऐसा लगा कि इंडियन बैटर्स को तंग कर सकता है, तो वो एटकिंसन ही लगा मेरे को। और बिल्कुल सही कहा तूने कि वो पहले मैचेस में नहीं खेला, वरना ये कार्स, टंग, आर्चर, इनसे तो बहुत ही बढ़िया बॉल डाली उसने। और आज टंग भाई की भी वापसी हो गई इंग्लैंड की टीम में। टंग भाई भले थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, पर वो विकेट जब भी आते हैं विकेट तो लेते रहते हैं। आज भी हमने देखा स्टार्टिंग में तो उनको लाइन लेंथ ही नहीं मिल रही थी, कहाँ जेमी स्मिथ के यहाँ, कहाँ रूट के यहाँ, ऐसे ऐसे बॉल डालने में लगे हुए थे। और फिर बाद में आते उनने जड्डू और साई को इतनी तगड़ी बॉल डाल दी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तगड़ी बॉल आएगी। और टेल को तो बिल्कुल सांस ही नहीं लेने देते अपनी बॉलिंग में। तो भाई लोगों, जो आज इंडिया की प्लेइंग 11 देख के इस डर में थे कि कृष्णा भाई की वापस एंट्री हो गई हमारी टीम में, तो मेरा उनसे कहना है कि डरो मत भाई, उनकी तरफ से भी एक कृष्णा आया है जो कि है जेमी ओवर्टन। क्योंकि भाई की आज जो बॉलिंग डाली भाई ने पूरे दिन भर, तो डाउन द लेग ही डाली है, और हमारे बैटर्स ने भी खूब फ़ायदा उठाया है उनकी बॉलिंग का। तो मेरा कृष्णा भाई से यही निवेदन है कि इनसे सीख लें, और जो भी मिस्टेक इस इनिंग में कर रहे हैं वो आप ना दोहराएं। तो ये तो था डे 1 का रिव्यू। तो उम्मीद करेंगे कल इंडिया आके एक अच्छी फाइट दिखाए और एक अच्छा स्कोर सेट करे, और जब बॉलिंग आए तो एक तगड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे, और ये मैच हम इंडिया के नाम कर सकें। और मेरी इंद्रदेव से एक शिकायत है कि हम पूजा आपकी करते हैं और आप साथ देते हो अंग्रेजों का। तो मैं इंद्रदेव से ये कहना चाहूँगा, जैसे आज आपने इंडिया के ऊपर बादल बरसाए हुए थे, तो कल आप जब इंग्लैंड बैटिंग करे आप ऐसे ही ओवरकास्ट कंडीशन बनाए रखना। और मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि करुण नायर एक 100 मार दे और वॉशिंगटन सुंदर एक 50 मार दे, और हम फर्स्ट इनिंग में इतना बड़ा टोटल खड़ा कर दे कि हमें सेकंड इनिंग में ज़्यादा रन बनाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे तुम खेलते जाओगे पिच और टफ होते जाएगी बैटिंग के लिए, तो 4th इनिंग में इंग्लैंड के लिए चेस करना बहुत मुश्किल होगा। So thank you everyone. Keep watching us and do like, share and subscribe. Gully Cricketers.